के बाद आपका स्वागत है। सवाल दर सवाल में आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी, जिनसे हमारे सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। कैलाश जोशी मुख्यमंत्री भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। किस पद और किस भूमिका को लेकर जोशी जी अपने आप को संतुष्ट पाते हैं? नहीं, मैं तो तीनों पद से अपने आप को संतुष्ट मानता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य के कारण मैंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा। अध्यक्ष बनने के बाद मैंने निरंतर काम किया और 2 बार प्रदेश का अध्यक्ष रहा मैं, और उसी प्रकार से संगठन के बाकी पदों पर भी जब मैं रहा तो उनसे मैं भी संतुष्ट रहा और हमारे सब कार्यकर्ता भी संतुष्ट रहे। असंतोष की बात कभी पैदा नहीं हुई। ये तो पार्टी के अंदर की बात हुई। आपने कहा कि चुनौती जब भी हम किसी बड़ी थी तो वो पार्टी के अंदर से थी और बाहर से नहीं, लेकिन बीजेपी और जनसंघ से जुड़े होने के बावजूद कांग्रेस के किस नेता को आपने चुनौती के तौर पे लिया, या किससे आप प्रभावित हुए, या किससे सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता थी, या फिर उससे कुछ सीखा भी? नहीं, बात यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मेरा सबसे अधिक संपर्क आया अर्जुन सिंह जी से। सत्ता में रहते हुए भी आया और जब हम सत्ता के बाहर रहे तब भी आया। और अर्जुन सिंह जी के मेरे मतभेद तो यहाँ तक आया कि मामला अदालत तक गया। लॉटरी कांड भी हुआ, उस पर आएंगे, लेकिन वही बात कर रहे हैं कि अर्जुन सिंह से जो आपके संपर्क थे, कहते हैं कि अर्जुन सिंह पटवा जी से ज़्यादा उनकी घुटती थी, लेकिन जोशी जी आप कह रहे हैं कि प्रभावित भी उनसे हुए और चुनौती भी आपने उनको दी। हाँ, ये बात सच है। अर्जुन सिंह की क्या खूबियां मानते हैं और आप क्या मानते थे कि ऐसी कौन सी कमजोर नस है उनकी जिससे उन पर हावी हुआ जा सकता है? जहाँ तक मेरा अपना मत है, उनकी कमज़ोर नस थी कभी कभी उनके सोचने का ढंग। कभी कभी वास्तविकता से दूर हट कर के वो कोई निर्णय ले लेते थे। जैसे उनने निर्णय लिया वो लॉटरी के मामले में। लॉटरी के मामले में तो फिर कैलाश जोशी ने चुनौती भी दी थी। वो फैसला सही था आपका? बिल्कुल सही फैसला था। पार्टी के अंदर दूसरे नेताओं का समर्थन पूरी तरह से मिला था? बिल्कुल पूरी तरह से मिला था। फिर बात वही, अर्जुन सिंह जी को मध्य प्रदेश की राजनीति में द्वारका प्रसाद मिश्र के बाद चाणक्य के तौर पर कहा जाता है। आपका नजरिया क्या है अर्जुन सिंह के बारे में? नहीं, मेरा भी नजरिया ये तो है कि वास्तविक में वो बहुत ही अधिक चतुराई की राजनीति करते थे और उस कारण कई बार हमारे उनके व्यक्तिगत रूप से भी बहुत मतभेद हुए, कई बार संगठन की दृष्टि से भी हुए। लेकिन इसके बावजूद भी अर्जुन सिंह जी कम से कम इतना ज़रूर करते थे कि मेरे प्रति उनकी धारणा बहुत अच्छी रही। हमेशा वो उसी प्रकार की बात सोचा करते थे। ऐसा कोई क्षण जब उनको आपकी आवश्यकता हुई हो और कहा हो जोशी जी कुछ पहल की हो और जोशी जी ने उनको समर्थन दिया हो, चाहे वो प्रदेश हित में हो या सत्ता की समन्वय की राजनीति को लेकर के? नहीं, एक बार ऐसी स्थिति बनी थी और उसमें उनकी श्रीमती जी भी बीच में आई थी। वो क्या वाकया था? वो वाकया ये था कि अर्जुन सिंह जी का मैं जो विरोध करता था वो तो सैद्धांतिक था, किंतु वे सैद्धांतिक न मानते हुए उसको और अधिक गहरा मानते थे, व्यक्तिगत ले लेते थे। तो फिर मिसेज अर्जुन सिंह का हस्तक्षेप किस तरह से सामने आया? नहीं, मिसेज अर्जुन सिंह का इस मामले में आया कि उन्होंने उनको
समझाने की कोशिश की, ये कहने की कोशिश की कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो रास्ता ना हमारे लिए उचित है ना पार्टी के लिए उचित है। मतलब कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में उनका हस्तक्षेप था? हस्तक्षेप नहीं, उनका अपना मत था और अपना मत उन्होंने रखा था। हस्तक्षेप नहीं कह सकते उसको, अपना मत रखना अलग बात है, हस्तक्षेप नहीं कह सकते उसको। आपने जिक्र पार्टी के अंदर सकलेचा जी के मतभेद को लेकर के किया, अर्जुन सिंह की चतुर राजनीति को लेकर किया। गैर बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर किसको याद करना चाहेंगे? श्यामाचरण शुक्ल भी हैं इसमें। नहीं, मुख्यमंत्री तो कई रहे, लेकिन अलग अलग मुख्यमंत्री के समय की महत्व की बात अलग अलग रही। जैसे श्यामाचरण जी जब मुख्यमंत्री रहे उस समय आपातकाल लगा था और उस आपातकाल में हम लोग कई जेलों में थे और इसलिए समय समय पर उनसे मिलने जाया करते थे। मैं पैरोल पे आता था तो उनसे मिलने ज़रूर जाता था और वो हमारी बात को सुनते भी थे। ये तो बात हुई श्यामाचरण शुक्ल की। बाकी मुख्यमंत्रियों को जोशी की नज़र से किस तौर पर हम लोग देखें? नहीं, जैसा मैंने बताया कि बाकी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का वातावरण अलग अलग रहा। अगर शुरुआती दौर से चले, रविशंकर शुक्ल के बाद या उससे समय से? रविशंकर जी शुक्ल का समय तो मैंने देखा नहीं। जब से आपने देखा? क्योंकि उस समय तो मैं राजनीति में आया ही नहीं था, परंतु मैं जब आया तब मिश्र जी आए थे, तब आया। और मिश्र द्वारका प्रसाद मिश्र। हाँ, द्वारका प्रसाद मिश्र। द्वारका प्रसाद। और मिश्र जी के बाद तो सब मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को मैंने देखा है। अलग अलग कार्यकाल में अलग अलग तरह के अनुभव उनके अपने। तो द्वारका प्रसाद जी को किस तौर पे याद रखते हैं आप? मिश्र जी बहुत जिद्दी नेता थे और स्वयं भी इसको स्वीकार करते थे। कई बार कहते भी थे वो, भाई मैं तो जिद्द है मेरी तो पूरी करूँगा, कोई माने न माने। विपक्ष के नेताओं को भरोसे में लेते थे? अधिकांश तो लेते थे, परंतु मैंने उस समय देखा है कि जब वो रिटायर हो गए और जबलपुर रहने लगे तो एक बार उनकी सूचना मिली मुझे कि भाई तुम जबलपुर आते भी हो, कभी मेरे को मिलते नहीं हो, मिला करो। तो फिर मैं दूसरी बार जब गया जबलपुर तो मैंने पहले ही उनको सूचना करी कि मैं आऊँगा। मिलने गया तो 2-3 दिन तक रोज़ उन्होंने आधा आधा 5-5 घंटा मेरे से बात की और उसमें सारे पुराने मामले और राजनीतिक सारे सवाल और पार्टियों के अपनी गतिविधियाँ, इन सब पर उन्होंने जो उनके अनुभव आए उन अनुभवों ने चर्चा की। और मुझसे तो उन्होंने यही कहा कि भाई राजनीति में तुम जैसे कार्यकर्ताओं की ज़्यादा आवश्यकता है कि जो लोग बिना लाग लपेट के काम करते हैं। तो श्यामाचरण जी के जो कार्यकाल थे, अलग अलग कार्यकाल थे। नहीं, कुछ तो मैंने आपको बताया भी। जी हाँ, श्यामाचरण जी के। और मेरी दृष्टि में सभी कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों में श्यामाचरण जी बड़े सौम्य स्वभाव के रहे। राजनीति में अपने अपने मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हर बात में राजनीति को नहीं लाते थे वो, इतना सौम्य स्वभाव उनका रहा। अर्जुन सिंह की बात आपने की है, अब दिग्विजय सिंह के बिना सब अधूरा है। कम से कम इस पीढ़ी को दिग्विजय सिंह के 10 साल के कार्यकाल की याद आती है। तो जोशी जी की नज़र से दिग्विजय सिंह कैसे? दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल मैंने बहुत निकट से देखा है और मैं इस निर्णय पर पहुंचा और बाकी लोग भी इसी निर्णय पर पहुंचे कि दिग्विजय सिंह जी शासक के रूप में सफल नहीं रहे, एक शासक के रूप में सफल बिल्कुल नहीं रहे।
फिर 10 साल कैसे मुख्यमंत्री रहे? 10 साल मुख्यमंत्री इसलिए रहे कि उस समय हमारी स्थिति वैसी नहीं थी, हमारे संगठन की स्थिति वैसी नहीं थी, जो चुनौती दे पाता। और इसलिए 10 साल तक वो काम करते रहे। लेकिन जोशी जी, यहीं पर आपने कहा कि हमारा संगठन जितना मजबूत होना चाहिए था या जितना तालमेल होना चाहिए, शायद भाव आपके ये हैं, लेकिन उस समय के दौर को लोग याद करते हैं तो कहते हैं कि दिग्विजय सिंह का जो मैनेजमेंट था उसमें बीजेपी के नेता भी मैनेज हो जाते थे। क्या ऐसी कोई बात थी, चाहे वो सदन के अंदर का मामला हो या विपक्ष की सड़क की राजनीति को लेकर के हो? नहीं, ऐसे अवसर बहुत कम आए कि जब ऐसी स्थिति बनी हो, इसलिए ऐसा मेरे अनुभव में। आपने सवाल खड़ा किया दिग्विजय सिंह के शासनकाल को लेकर के और उसका कारण बताया बीजेपी संगठन का कमजोर होना। कुछ तो खूबियां रही होंगी दिग्विजय सिंह में, आखिर वो उन्होंने तो चुनाव भी जीता। नहीं, खूबियाँ तो उनकी इसी रूप में मानी जाना चाहिए कि मैनेजमेंट में बहुत चतुर थे और मैनेजमेंट के कारण ही कई बार वो उस स्थान पर पहुंच गए जहां पहुंचना मुश्किल होता है। उस स्थान की बात श्यामला हिल्स या कोई और भी वो मुकाम? नहीं, श्यामला हिल ही है। उनका पहला कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल को किस तौर पे देखेंगे जोशी जी? देखिए, पहले कार्यकाल में तो कुछ उनमें मौलिकता ज़्यादा रही, लेकिन बाद के कार्यकाल में मौलिकता के बजाय चतुराई ज़्यादा होने लगी। ये अंतर दोनों के बीच रहा। दिग्विजय सिंह के जाने का रास्ता कैसे खुला? कब आत्मविश्वास आप लोगों को बढ़ा? जब उमा भारती की एंट्री होती है, आप प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, संगठन महामंत्री के तौर पे कप्तान सिंह को मध्य प्रदेश भेजा जाता है, ये तीन नेता एक तिकड़ी बनती है, फिर आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय सिंह को हटाना संभव कैसे हुआ? नहीं, संभव तो ऐसे हुआ कि कुछ तो वो अपने कामों के कारण ही उनके पार्टी में भी और जनता में भी, जनता की दृष्टि में कमज़ोर हुए। एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, उसका फायदा बीजेपी ने उठाया। आप लोगों ने लीडर उस वक्त उमा भारती को घोषित किया था। सब कुछ ठीक ठाक क्यों नहीं रहा? आखिर फिर उमा जी के नेतृत्व में बीजेपी जीती, फिर उनको जाना पड़ा, भले एक इस्तीफे की वजह तिरंगा था। नहीं, इस्तीफे का कारण तो दूसरा था, और उस कारण के कारण उनको त्यागपत्र देना पड़ा। लेकिन पार्टी ने तो सोच करके तय किया था कि भाई उनको ही हमको सत्ता सौंपना चाहिए, और इस कारण पार्टी ने एक मत से उनको सत्ता सौंपी। किसकी बात कर रहे हैं आप? उमा भारती की? वो चुनाव जीतने के पहले ही तय हो गया था या चुनाव जीतने के बाद ये सब कुछ तय हुआ था? नहीं, चुनाव जीतने के पहले तो ऐसा तय नहीं हुआ, और उस वक्त स्टार प्रचारक थी वो, और शिवराज सिंह चौहान को भी चुनाव लड़ाया गया था, राजगढ़ भेजा गया था। वो वजह क्या थी? स्वीकार्यता का अभाव था या फिर संतुलन बनाने की एक कोशिश भविष्य को देखते हुए? संतुलन बनाने का सवाल तो था नहीं, पार्टी की आवश्यकता को ध्यान में रख कर के ये निर्णय लिए गए थे। उमा जी को यहाँ से लड़ाने की बात भी हुई थी, भोपाल से। वो लोकसभा का वाकया था, लेकिन जब विधानसभा में सरकार बनी आपकी 2003 में, उस वक्त की बात कर रहे हैं, फिर आखिर उमा जी को जाना क्यों पड़ा? वो वजह सिर्फ तिरंगा थी या पार्टी के अंदर कुछ और? नहीं, वो तो वही था, तिरंगे का मामला। वो फैसला उनका अपना था या राष्ट्रीय नेतृत्व के दबाव में था? राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय था। कुछ और भूमिका में उस वक्त उमा जी को देखना चाहते होंगे, या बीजेपी बलिदान की राजनीति कर रही थी? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था, लेकिन कुल मिलाकर कुछ तो स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति बन गई कि जिसके कारण
संगठन को ये निर्णय लेना पड़ा। उमा जी आपको अपने भरोसे में लेके महत्वपूर्ण फैसले लेती थी, उस वक्त आपकी सलाह क्या थी उमा जी के लिए? नहीं, मेरी तो जहाँ तक सलाह रहती थी हमेशा ये रहती थी कि संगठन के हित में जो बताना चाहिए वो बोलते थे हम, और वो उसको मानती भी थी। एक बार जब वो पार्टी से बाहर गई, या ये कहें कि अपन उमा जी के जाने के बाद बाबूलाल गौर का जो चयन होता है उसको किस नज़रिए से देखेंगे? वो एक सेकंड ऑप्शन था या उस वक्त भी राष्ट्रीय नेतृत्व शिवराज को ही लाना चाहता था? नहीं, बात यह है कि पार्टी शिवराज सिंह जी को ही लाना चाहती थी। फिर बाबूलाल गौर कैसे आते हैं? बाबूलाल गौर बीच में इसलिए आ गए कि उस समय स्थिति वहाँ तक नहीं पहुँची थी कि जिससे शिवराज सिंह जी को आगे लाया जा सके। माने उमा जी के प्रति सहानुभूति कहें या उनका दखल बरकरार था? आधा आधा दोनों को माना जा सकता है। जबकि वो पार्टी से बाहर जा चुकी थी। कौर साहब के हटने की वजह क्या थी? सिर्फ शिवराज को लाना या कोई और बात? नहीं, और कोई बात तो नहीं थी। गौर जी को हटने का निर्णय संगठन ने इसी नाते से लिया कि शिवराज को लाना है। शिवराज जी को लाना है। आपने एक बड़े मजबूत तरीके से आवाज़ उठाई थी कि उमा भारती को बीजेपी में लाओ। वो आपने दिल से उठाई थी या किसी के इशारों पर, या फिर वाकई में वो समय की आवश्यकता थी? नहीं, उस समय की आवश्यकता को ध्यान में रख करके ही मैंने ये राय दी थी। और जब बीजेपी में वो आई उस वक्त, उसके बाद बीजेपी की जो राजनीति बदली, माने शिवराज मुख्यमंत्री बने, फिर उमा जी को मध्य प्रदेश से जाना पड़ा। जो बात आप कह रहे थे कि भोपाल से वो लोकसभा चुनाव लड़ी थी, तब आप भी लड़ रहे थे, लेकिन फिर आप शायद आपकी जगह फिर वो लड़ी थी और फिर बाद में वो सीट आपको दी गई। एक वाकया ऐसा भी आया सर कि जब पीढ़ी बदल रही थी तो आपने ये सीट आडवाणी जी के लिए छोड़ी थी। वो पूरा मामला क्या है? बात यह थी कि मैं चाहता था कि भाई भोपाल सीट जीती जा सकती है, और इसलिए ऐसे नेता को यहाँ से लड़ाया जाए कि जो राष्ट्रीय स्तर के हों, जिससे मध्य प्रदेश का अपना प्रभाव भी बढ़े और राष्ट्रीय स्तर पर नेता यहाँ से जीतने के कारण मध्य प्रदेश का भी महत्व बढ़े। ये वो दौर था, तब तक पीएम इन वेटिंग मोदी जी घोषित किए जा रहे थे और आडवाणी जी का लगभग गांधीनगर के साथ भोपाल तय हो चुका था। प्रदेश चुनाव समिति ने उस समय नाम भी भेजा होगा या हाईकमान पे छोड़ दिया था? शिवराज जी की भूमिका क्या थी भोपाल सीट को लेकर के? नहीं, पार्टी की भूमिका बहुत महत्व की नहीं रही उस समय। कुछ ही लोगों ने बैठकर बात की और केंद्रीय नेतृत्व ने अंतिम रूप से निर्णय लिया कि भाई ये करना चाहिए। क्या फैसला था वो? वही कि भाई उनको यहाँ से लड़ाया जाए। किसको? आडवाणी जी को? आडवाणी जी को। लेकिन बाद में फिर वो गांधीनगर से ही चुनाव लड़े थे। शिवराज सिंह चौहान के जो तीसरा कार्यकाल है सर, एक उनको विरासत में मिला था बाबूलाल गौर के जाने के बाद, और एक उन्होंने चुनाव जिताया, और अब एक चुनाव और है। किस तौर पे आप शिवराज सिंह चौहान को देखते हैं? देखिए, कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान की सरकार इस रूप में सफल कही जा सकती है कि एक तो उन्होंने जो निर्णय लिए वो जनहित में रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री जैसे पद पर आने के बाद भी अपने आप को एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह जनता के बीच पेश किया। और तीसरी बात महत्व की यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के नाते जिस प्रकार के निर्णय लेना चाहिए वो निर्णय हमेशा समय के अनुरूप और आवश्यकता के अनुरूप दोनों को मिलाकर उन्होंने फैसले किए।
हर चुनाव में चुनौती अलग होती है। अब जो चुनौती है वो क्या है शिवराज के सामने बहुत बड़ी? नहीं, चुनौती तो है, लेकिन अभी उसके बारे में कहना जल्दबाजी होगी। समय है अभी। समय दिल्ली में निजाम बदला है। अटल आडवाणी के बाद अब मोदी और शाह की बीजेपी को किस तौर पर देखते हैं? देखिए, युग का अंतर तो दोनों के समय में रहा है। उनके समय का युग अलग था, वर्तमान समय का युग अलग है। परंतु ये बात तो स्पष्ट रूप से सही है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों की दृष्टि से जिस प्रकार का तालमेल चाहिए, आज वो तालमेल पहले से भी अच्छा हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। और केंद्र में एक दौर था जब अटल जी की सरकार थी, अब मोदी जी की सरकार है। बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन जोशी जी से हम ये जानना चाहते हैं कि राज्य की राजनीति पर अब केंद्र का दखल ज़्यादा है, निर्णय थोपे जाते हैं, या 3 बार के भी मुख्यमंत्री रहते शिवराज जी अपनी मर्जी से ही सरकार चलाने में सक्षम है? नहीं, अपवाद स्वरूप कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब ऊपर से कोई बात कही जाती है, अन्यथा तो यहाँ जो निर्णय लिए जाते हैं पार्टी उसको स्वीकार करती है। जोशी जी, पटवा जी को हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को किस तौर पे आप देखते हैं, सम्मान को? क्या ये पहले? नहीं, बात यह है कि सम्मान देने का के 2 ही स्थान रहते हैं, समाज या शासन। अभी जो सम्मान उनको दिया है वो शासन ने दिया है, और इसलिए शासन ने जो निर्णय लिया है उसके पीछे जो वहाँ जजमेंट देने वाली कमेटी बैठी, उस कमेटी का अपना निर्णय है, और वो निर्णय मैं तो उसे अच्छा मानता हूँ। लेकिन जोशी जी, पटवा जी को तो सम्मान मिला है, लेकिन मेरी जानकारी है कि जब आप लोकसभा की सीट भोपाल छोड़ रहे थे, शायद उस वक्त आडवाणी जी ही एक वजह थे, या आप चाहते थे कि एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर भोपाल में आए जिससे मध्य प्रदेश का भला हो। लेकिन कैलाश जोशी के बारे में चर्चा ये थी, और राजनाथ सिंह से उस वक्त जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कि अगर आप भोपाल से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आपको राज्यपाल बनाया जाएगा। ये प्रस्ताव उनकी ओर से आया था क्या? आया था, मुझे कहा गया था। किसने कहा था और किस रूप में कहा? लोकसभा का चुनाव मत लड़ो, 14 में कहा था, लोकसभा चुनाव मत लड़ो, आपको अब कहीं भी राज्यपाल बनाने के अवसर आएंगे, उस समय हमें कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आपको हम उसमें रिजर्व रखना चाहते हैं। उस वक्त कौन नेता थे? सुषमा जी, राजनाथ सिंह, कौन नेता थे? राजनाथ सिंह ने बात कही थी। एक दौर ऐसा भी आया था कि जब आप दोबारा चुनाव भोपाल सीट से लड़ रहे थे, तब भी टिकट को लेकर के कोई पेच फंसा था, और उस वक्त भैरव सिंह शेखावत से आपकी कुछ मुलाकात हुई थी। उसको नहीं, उसको इस रूप में नहीं देखा जा सकता जी। भैरव सिंह जी शेखावत किसी उद्देश्य से मिले थे मुझे, और वो उद्देश्य अलग था, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भैरव सिंह जी शेखावत से मैं इसलिए मिला, ऐसा नहीं था। आडवाणी जी में क्या अभी आप सम्मान के साथ राष्ट्रपति बनने की संभावनाएं देख रहे हैं? स्वास्थ्य की दृष्टि से आडवाणी जी अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सक्रिय हैं, और संगठन की दृष्टि से भी निरंतर लगातार वो काम में लगे हुए हैं, और इस कारण आने वाले समय में क्या होगा इसका तो अभी कहना जल्दबाजी होगी, इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता। हक तो बनता है उनका? नहीं, हक बनता है ये बात अलग है, लेकिन किसी बात में हक बन जाना
ऐसी बात थोड़ी जिसमें से कहा जाए कि इन्हीं को होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और हाँ जी। ये अभी बोलना उचित नहीं होगा इस बारे में। चलिए, लेकिन मोदी और शाह की बात तो आपने की कि जोड़ी जब है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी और शिवराज की तुलना की जाए तो उनके व्यक्तित्व कार्यशैली को किस तौर पे जोशी जी देखना चाहेंगे? दोनों के अपने अपने काम करने के अलग अलग तरीके हैं। ये एक ऐसी बात है जिस पर दो वाक्यों में फैसला नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर हम अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे, लेकिन क्या ये मान के चलें कि दोनों के बीच में कदम ताल बहुत बढ़िया है, या कहीं कोई गुंजाइश या फिर कोई ऐसा समय आ सकता है जब शिवराज के अनुभव का इस्तेमाल केंद्रीय राजनीति में लिया जा सके? इस ऐसी बात का उत्तर देना उचित नहीं समझता अभी भी। जोशी जी, IND24 से सवाल दर सवाल में जो आपने जवाब दिए हैं, हम समझते हैं कि हमारे श्रोता, हमारे दर्शक जान सकेंगे कि पुरानी और नई पीढ़ी के बीच में वो दौर क्या था। कैलाश जोशी एक ऐसा नाम, कम से कम बीजेपी ही नहीं प्रदेश की राजनीति में, जिन्हें संत कहा जाता है, और एक उदाहरण के तौर पर ही नहीं देखा जाता, बल्कि उन्हें आज भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो वर्तमान पीढ़ी है वो किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं मानती है। आज जोशी जी ने सवाल दर सवाल में पुरानी और नई पीढ़ी के बीच में कई राज उजागर किए हैं। संभव हुआ तो जल्द जोशी जी से हम एक नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे। राकेश अग्निहोत्री, IND24, भोपाल।